नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं मेजर समरपाल सिंह जी टूर। स्वागत कर रहा हूँ उनका जयपुर डायलॉग्स पर और आप सभी लोगों से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। मेजर साहब, जय स्वागत हिंद है सर। आपका। जय हिंद। और अब आप हमको बताएंगे साहब कि लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई पाकिस्तान जो है वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि वो निकल नहीं पा रहा है, और जब वो ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो उसका निकलना मुश्किल होता है, तो एक ही काम करता है, वो किसी न किसी तरह से भारत को फंसाने का प्रयास करता है। या तो कोई टेरर अटैक कर देगा, फिर भारत उन पे वापस अटैक करेगा, तो फिर कहेगा कि ये देखो, ये देखो, देखो सब लोग एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ। तो वही कुछ होने वाला है क्या? ये अलग बात है कि ज़्यादातर लोग उसकी आर्मी के ज़्यादातर लोग उसके साथ नहीं है। मीरपुरी भी नहीं है, बलोच भी नहीं है। बलोचों को तो खैर इसने उन्होंने आर्मी में ज़्यादा रखा नहीं, लेकिन पश्तून तो बहुत है आर्मी में। तो क्या चल रहा है, ज़रा थोड़ा आप असेसमेंट दीजिए। इन्होंने सर अहमदियाओं को तंग करके रखा है, इन्होंने सिखों को तंग करके रखा है, इन्होंने हिंदुओं को तंग करके रखा है, इन्होंने शियाओं को तंग करके रखा है, इन्होंने बलूच अवाम को तंग करके रखा है, अब ये गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को तंग करके रखा है। तो ये जो तंग वाली लिस्ट है, ये अब इतनी ओवरफ्लो हो चुकी है कि इनका मौलाना फजलुर रहमान ने परसों रात को स्पीच दी, जिसमें बोला कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक अब एक घर की लौंडी रह चुकी है, मतलब उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा। ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोले। मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ कि यही शब्द यूज हुए, पर ये शब्द यूज हुए थे कि जो मैंने अभी शब्द का जिक्र किया, और बहुत बेइज्जती की उन्होंने पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल मैंडेट, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसका मजाक उड़ाया। बोला फिर आसिफ मुनीर को चैलेंज किया कि आप अपनी वर्दी उतारें और फिर पॉलिटिकल मैदान में उतरें बिना वर्दी के, तो हम देखें कि आप में कितना पॉलिटिकली दम है। तो जब एक मुल्क में एक रिलीजियस हेड, ये जब एक है मौलाना, एक सेकंड टोकूंगा आप यहाँ पे। ये मौलाना डीजल की ये पुरानी फितरत है वैसे, है कि ये वैसे तो माना जाता है ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, आर्मी का पट्टा है या पिट्ठू है। लेकिन कई बार इस तरह के स्टेटमेंट इसलिए देता है कि आर्मी इसको फिर से पूछने लगे। आर्मी के पास कुछ पूछने के लिए बचा नहीं है। पाप का घड़ा इतना ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है सर, असली पानी सूख चुका है पर पाप का घड़ा ओवरफ्लो हो रहा है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सर देखें, पीओजेके में मुद्दा था बिजली के टैरिफ्स को लेके, हम्म, इन्फ्लेशन को लेके, हम्म, एक्सेस टू एसेंशियल कमोडिटीज को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, लोकल गवर्नेंस को लेके। ये आम मुद्दे थे, ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेस्ट नहीं थे, और ये प्रोटेस्ट इन्हीं विषय पे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, मेनली इकोनॉमिक मैटर्स को लेके। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है ना, फिर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी नहीं है ना, आईएमएफ का सपोर्ट भी लिमिटेड है ना, फिर एफएटीएफ की लिस्ट में दोबारा शामिल होने का खतरा हो गया है। ठीक है सर। तो फिजिकल कंस्ट्रेंट इतने हैं, आप ब्रिगेडियर को बुला रहे हो बाथरूम के इनॉग्रेशन कराने, बल्कि आपको बुलाना चाहिए था उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कोई इंडस्ट्री का इनॉग्रेशन करना, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, है ना, कोई वहां पे कैश क्रॉप की कल्टीवेशन करवाना, मतलब या फिर वहां की रोड कंस्ट्रक्शंस। मतलब जहां तक मुझे पता है सर, जिधर जहां जहां वहां पे गांव है, वहां पे हर जगह सड़कें नहीं है, तो टूरिस्ट आते भी हैं, तो उन्हें अपनी कहीं ना कहीं गाड़ियां लगा के फिर ट्रैक के लिए जाना पड़ता है कच्चे रास्तों से, और उन गांवों में बिजली भी नहीं है। ऐसी हालतें हैं। और
जिस तरीके से इन्होंने स्कूल बनाए, वहां पे बचे कुचे हॉस्पिटल थे, वहां बिजली ना होने के कारण तो वैसे ही मामला ठप है। तो इनके पास कुछ इकोनॉमिक बैकड्रॉप है नहीं सर। ऊपर से जिस तरीके से इंटरनेट आज की डे एंड एज में आया है, तो पीओजेके की आवाम को पता चला कि जब आर्टिकल 370 हटा और उसके बावजूद जितने टनल नेटवर्क स्टैब्लिश हो गए हैं इंडिया में, जितने ब्रिजेस बन चुके हैं, रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी हो चुकी है, 3-4 हवाई अड्डे बन चुके हैं जे&के में कनेक्टिविटी के लिए, मतलब 365 दिन अब कनेक्टिविटी है, चाहे आप मनाली से जाओ, चाहे आप ये जम्मू के हाईवे से जाओ, ठीक है सर, और जितना भी टनल नेटवर्क है वो ऑपरेशनल है। तो मिलिटरीली इट इज कम आउट टू बी वेरी गुड प्रोग्रेस के लिए जो रेलवे लाइन शुरू की गई है। अब फ्रेट ट्रेन डायरेक्ट वहां पे जाके अनलोड करेंगी श्रीनगर में सामान। तो ये नहीं है कि वो मेजर सर्दियां आ फ्रेट रही हैं तो सेंटर अनंतनाग बनाया है इन्होंने। अनंतनाग में ज्यादातर जो आपकी फ्रेट ट्रेन हैं वो करती हैं, नहीं तो फिर वहां से भी आगे जाती है तो फिर इधर आपके ये क्या बोलते हैं बडगाम में जाती है। हाँ, तो वहां पे अनलोडिंग पॉइंट है सर अनंतनाग में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहले तो विंटर स्टॉकिंग होती थी कि 3-3 4-4 महीने बाई रोड ट्रक्स रहते थे, एक्सीडेंट्स इतने होते थे ट्रकों के, जाम इतने लंबे लगते थे। फिर एक और चीज होती थी कि मंडे को अप ऊपर जाने वाला ट्रैफिक है, ट्यूसडे को नीचे आने वाला ट्रैफिक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत प्रॉब्लम रहती थी। फिर एज इट इज श्रीनगर का जो मतलब एज कैपिटल श्रीनगर, वो फिर नीचे आता है जम्मू में, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी बाई रोड आने में, रिस्की भी था। अब अगर पूरे सेक्रेटेरिएट को श्रीनगर से जम्मू आना है तो अब ट्रेन में आप लोड करें पूरा इक्विपमेंट, और ट्रेन एक दिन में पहुंच जाना है बिना रुके। वहां पे अनलोडिंग टीम ने 2 या 3 दिन में इंस्टॉल कर लेना सब कुछ, जो कि लगभग 20 या 25 दिन लगते थे पूरा काफिले को पहुंचने में। अलग अलग पार्टीज फेज वाइज आती थी, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो अब देखिए सर सहूलियत कितनी हो गई है। मतलब टूरिस्ट को अब सब जीरो टेम्परेचर में भी जाना है दिसंबर के बीचों बीच, तो सीधा वंदे भारत में बैठेंगे और श्रीनगर पहुंचेंगे और बर्फ का पूरा लुत्फ उठाएंगे। तो ऐसे है, टूरिज्म पे बहुत फायदा हुआ है। जैसे ट्रक का जो खर्चा था, तेल का खर्चा था, अब ट्रेनों में सेब और केसर और जो भी इनके कैश क्रॉप्स हैं, अखरोट हो गया, खुरमानी हो गया, है ना, काफी हद तक ड्राई फ्रूट है, सब अब ट्रेन से जाएंगे, सस्ता भी पड़ेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आईआईटीज हैं, अब ये एम्स एम्स के इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई हैं। तो जब ये पीओजेके की आवाम देख रही है तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हमें 1947 से, जिस दिन हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 में एक्सेशन टू इंडिया साइन किया था, पाकिस्तान ने इनको उकसाया था, पीओजेके के लोगों को, कि आप मतलब अलग हो जाओ और भारत के साथ शामिल ना हो। आज इन्हें एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती की इन्होंने, और आज इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनके आने वाली पीढ़ियां और इनके बच्चों का फ्यूचर डाउट में है। ना कोई वहां पे नौकरियां हैं, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना तनख्वाहें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वहां के लोगों का मतलब क्या है वहां पे? तो जो और ऊपर से एक और चीज, अब ये कंप्लेंट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इंडिया क्यों नहीं मदद कर रहा। इंडिया क्यों मदद करे, मेरा सवाल ये है। जब आप कश्मीर को एक अलग अपना अंग बोलते हो कि हम नहीं है भारत का हिस्सा, तो तब कुछ नहीं था। अब आपके ऊपर आप ही के लोगों ने बंदूक का रुख कर लिया है, तो अब पाकिस्तान बुरा हो गया है और हमसे उम्मीद लगाइए कि हम मदद करें। तो अब सर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, सिनेरियो नंबर 1, हम माना हम आपकी मदद करेंगे, हिंदुस्तान ने बोल दिया ठीक है, ये सीज फायर लाइन पे आते हैं,
अब सीज फायर लाइन पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर पाकिस्तान आर्मी ने कर दिया, इनके काफी नौजवानों पे गोलियां चला दी कि उस पार नहीं जाने देंगे, जो कि होगा। मैं आज बता रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी इसे एक वॉक ओवर के तौर पे नहीं देने वाली है। ये मतलब आप समझ लो सर कि जब शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, उसे आदत हो जाती है। तो जो सुअर गंदगी में रहता है उसे भी गंदगी में आदत हो जाती है कि गंदी हरकतें करनी, गंदी जगह पे ही रहना, अपना रहना। तो पाकिस्तान आर्मी ने भी गंदी हरकतें करनी है, उनको आदत है। बलूचिस्तान में इन्होंने लोगों को मारा, इन्होंने अहमदियों को मारा, इन्होंने शियाओं की मस्जिदों में बम ब्लास्ट कराए, ठीक है। तो इन्होंने आपसी फर्क इतना किया है। तो पहली चीज तो कोई लव लॉस्ट है नहीं, मतलब ये कोई इमोशनल क्वेश्चन नहीं है कि अरे अगर हमने मार दिया तो हमारी अवाम के लोग हैं, हमारे लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने तरीके लद्दाख के लोगों को मारा भगा भगा के, है ना, मुरीदके में, उसका मतलब एक उदाहरण है कि ये भी मैसेकर पार्ट 2 चल ही रहा है। इनकी मीडिया इनकी जेब में है, मीडिया कुछ कवर नहीं कर रही है, कोई इनकी डिमांडों को तूल नहीं दी जा रही। कोई भी पाकिस्तान न्यूज़पेपर पे इनके फ्रंट पेज पे कोई खबर नहीं है। हामिद मीर अपनी पता नहीं सस्ते नशे करके वो अलग ही टेंजेंट पे हामिद मीर चल रहा है कि हम इंडिया से जीत जाएंगे और लड़ाई हो जाएगी। वो अभी भी इसी भ्रम में है कि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान जीता हुआ है। दे आर इन डिनाइल टू सी द वीडियोस जिसमें ब्रह्मोस चुन चुन के गिर रही थी इनके मरकजों पे। और मैं आपको बता रहा हूं सर कि जब ये मरकजे बर्बाद हुए, जितने भी मरकज थे, तब आतंकवादियों के भी आंख कान खुल गए कि ये फर्जी फौज है पाकिस्तान की जो दावे इतना करती थी। और ये इसने मुंह की मात खाई है ऑपरेशन सिंदूर में। इनके हंड्रेड्स में मरे आतंकवादी, और जबरन पाकिस्तान आर्मी को अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए इनके फ्यूनरल्स में जाना पड़ा ओपनली कि यार इनके फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं, वरना वो नहीं गए तो ये बुरा मान जाएंगे और फिर और ज्यादा काम खराब हो जाएगा, तो हाजिरी तो दे दो। ये तो बेइज्जती वाले सीन थे इनके लिए। तो मैं आपको वही बता रहा हूं सर, ये या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान आर्मी इनको मारेगी, और सिनेरियो नंबर 2 तो बना हुआ है। अब जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्होंने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जो जत्थे हैं, उसमें से इन्होंने कई लोगों को अंदर घुसा के रखा हुआ है इन प्रोटेस्टरों के बीच, इन सिविल क्लोथ्स। ये सिविल कपड़ों के अंदर इन्हीं ग्रुप्स के लीडरों के आसपास पूरी इंफॉर्मेशन रेंजर्स, एफसी और वहां की लोकल पुलिस को रोज दे रहे हैं बाय दी आवर कि अब ये तरतीब बना रहे हैं, अब ये प्लानिंग कर रहे हैं। और इनकी ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप, टेलीग्राम की ग्रुप्स, इन सब में ये शामिल है। तो ऐसी बात भी नहीं है कि पाकिस्तान फौज को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उन्हें मिनट मिनट की खबर है कि क्या चल रहा है और किस तरफ ये प्रोटेस्ट जाने वाला है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो 10 कोर में कोटा में अभी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है, जी। अब हाँ, जब ये वो इम्पोर्टेंट है। मीटिंग हुई, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ये दिस मस्ट बी डिस्कस्ड। तो, जी। तो सर बेसिकली जितने भी डार्क ऑपरेशंस होते हैं पाकिस्तान के, जितने भी हाँ। सीआईए से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड वाले ऑपरेशंस होते हैं, वो सारों की प्लानिंग 10 कोर कोटा में होती है। और कोटा काफी हॉस्टाइल एरिया है, वहां पे चुनिंदा सीनियर ऑफिसर्स बाई एयर ही जाते हैं, बाई रोड नहीं जाते। और इनकी वहां कोटा में ही मीटिंग्स होती हैं, और वहां पे इनकी कॉन्स्पिरेसीज बनती हैं, या फिर आईएसआई की स्ट्रैटेजी तय होती है कि करना क्या है। इनके नारकोटिक्स से भी, नार्को ट्रेड जो होती है और जो इलीगल फ्यूल का जो ट्रेड है, वो पूरा का पूरा लेखा जोखा 10 कोर कोटा इनसे खबर लेती है सर। और इसमें इन्होंने अलग अलग आतंकी तंजीमों को कुछ इलाकों में पावर दी हुई है फॉर कल्टीवेशन, जो पॉपी होती है, जैसे कि लोरालई, बरखई,
डेराबुखी, कोहलू। तो इसमें एकड़ के एकड़ जमीनें पहले तो एफसी, आईएसआई, आईबी और कोस्ट गार्ड को बांटी जाती हैं कि यह आपका इलाका है। उसके बाद इनके अंडर आतंकी तंजीमों की मैन पावर दी जाती है, जो ये पॉपी कल्टीवेशन को देखते हैं। और इसमें से जो हशीश कलेक्ट होता है हर हफ्ते कितने किलो, उसकी रिपोर्ट जाती है 10 कोर कोटा में। इसकी एसओपीज भी बनी हुई है सर, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसकी कॉपीज मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, वो आप एक बार इसमें दिखाना आप, ठीक है। तो जी। सर अब दिखाए क्या, अभी दिखाऊं? अभी सर मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास पड़ी हुई है मेरे नहीं नहीं, ये आपने जो पीसी में। मुझको भेजा है स्लाइड्स। हाँ आप ये भी, हाँ आप ये भी दिखाओ सर, ये भी दिखाओ। पहली चीज तो 10 कोर कोटा में ये हाँ, वाले ये इंसिडेंट्स, हाँ ये वल्नरेबल जो लोकेशंस हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है कि पहली चीज तो इन्हें पता है कि ये इफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है सर। अब इन्होंने जानबूझ के कंट्रोल्ड तरीके से यहां पे कोई भी इनकाउंटर नहीं किया। दे मतलब पाकिस्तान आर्मी अलर्ट तो जारी कर रही है। अब मुद्दा यह है कि अलर्ट जारी तब होगा जब जानकारी है। अब जब आपको जानकारी भी है फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्यों? आप बेसिकली कियोस क्रिएट कर रहे हो, आप एक मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे हो, और एकदम से आप बोलोगे ये तो फितना अल ख्वारिज ने किया है और अब हम हिंदुस्तान के ऊपर हमला बोलने वाले। तो इतने सारे आप देखो, 4 जून, 6 जून, 10 जून, 17 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 26 जून, 29 जून तक एवरी डे थ्रेट असेसमेंट हुई है सर। और इसके अंदर इन्होंने यह भी बताया है कि इनके पुलिस स्टेशन टारगेट होने वाले हैं, कौन सी फैसिलिटी टारगेट होने वाली है, आर्मी की कौन सी इंस्टॉलेशन टारगेट होगी, कौन सी रिलीजियस साइट टारगेट होगी। मतलब इनके पास पूरा ब्लूप्रिंट पड़ा है कि कहां पे क्या हो रहा है, पर इनकी कैजुअलिटी नहीं हो रही इलाकों में। और ये इलाके कौन से हैं? रावलपिंडी, कोहात, तौसा, भाकड़, डीआई खान, चित्रवटा, डीजी खान, लक्की मरवत, कोहात और मियावाली। अब इन्हें इनपुट तो है कि इधर सब कुछ हो रहा है, पर यहां पे कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। और इन्हें यह भी पता है कि यहां पे या तो गाड़ी आएगी आईईडी की, यहां पे सुसाइड बॉम्बिंग होने वाली है, नहीं वाली सिटी में कोऑर्डिनेटेड अटैक होने वाला है, नहीं यहां पे रिकॉनेसेंस होने वाली है, अच्छा टारगेटेड किलिंग होने वाली है। तो इनके पास पूरा ब्लूप्रिंट पड़ा है। बट मुद्दे वाली बात यह है कि ऑन ग्राउंड ये एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनके आवाम के लोग मरे, एट्रिशन हो, और अंत में ये अपने हाथ खड़े करके बोलेंगे कि जी हमने तो नहीं किया, ये हिंदुस्तान करवा रहा है, और अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है तो अब हम हिंदुस्तान पे हमला करने वाले हैं। तो मतलब आपको हिंदुस्तान पे हमला करके क्या हासिल कर लेंगे? नहीं, पर मेरा मतलब वही है सर कि ये जो लीक्ड डेटा है हम्म। इनको सब पता है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इन चीजों पे? कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, कोई आतंकवादी नहीं मारे जा रहे हैं। एक ही खबर आ रही है कि इन्हीं की कैजुअल्टियां हो रही हैं। अच्छा कैजुअल्टी हो रही है, कोई विजुअल्स नहीं है, कोई वीडियोस नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है वो स्पॉट की जहां पे हमले हो रहे हैं। आखिरी हमला हुआ था कराची पे, वो भी इनका रेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन डिपो के ऊपर, जिसमें कि 70 से 80 लोग मारे गए। वो भी ये छुपा रहे हैं खबर। और ये ऑथेंटिक एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि असल में ऑन ग्राउंड 80 लोग मारे गए हैं रेंजर के, कराची में, पर ये नहीं बोल रहे हैं। तो इनके खुद की इनकॉम्पिटेंसी इतनी ज्यादा हाइट पे आई हुई है सर
कि जो ब्लैक ऑप्स है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल गुजरात में पकड़े गए, जैश ए मोहम्मद के दो दो मॉड्यूल पकड़े गए हैं, 6 लड़कों के, मतलब ऑलमोस्ट 12 to 18 पीपल। तो ये यहां पे क्या कर रहे थे? लाल किले वाला ब्लास्ट, उसकी कनेक्टिविटी देखो आप, उसकी फंडिंग देखो, गल्फ से कितना पैसा आ रहा था। तो ये बाय डिजाइन हो रहा है ना सर। और इधर भी आप देख लीजिए, 14 लोकेशंस के बारे में इन्हें सारी खबर है, अलर्ट भी जारी हो रहा है, पर हादसा तो हो ही रहा है ना, होने दे रही है। उसके बाद ये इंडिया के ऊपर तबीयत से बोलेंगे कि देखें इन्होंने करवाया। तो बेसिकली सर, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पीओजे के कहीं नहीं जा रहा है। ये इनको मारेंगे, ये इनको दबाएंगे, ये इनको लालच भी देंगे, ये इनके लीडरों को फॉरेन में भी सेटल कर देंगे, ये सब कुछ ऑफर करेंगे जो कर सकते हैं ताकि ये मूवमेंट को दबा दिया जाए। जी। और एक बार इनके लीडर ठंडे पड़ गए, अभी एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया, मतलब ठंडे होने की कार्रवाई चालू हो गई है। क्योंकि चरम सीमा पे ये तो कह रहे थे कि 15 तारीख को तो हम आ रहे हैं, ये लोग पहुंच गए। तो फिर एक हफ्ते में क्या क्या हो जाएगा? एक हफ्ते में तो पाकिस्तान की आर्मी और ये अच्छे से हटा ले, तैयारी करके बैठेगी। ये ग्राफिक हटा ले। हाँ सर। जी। तो पाकिस्तान आर्मी अपनी तैयारी और ज्यादा पुख्ता कर रही है सर। जहां जहां की और क्रिटिकल एरियाज हैं, वहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट्स और भी ज्यादा हो रही हैं। जहां की लोकेशंस पे इन्हें अपनी मिलिट्री को भेजना है, ये बाई एयर हेलीकॉप्टर्स यूज कर करके ये अपने बंदों को वहां पे डिप्लॉय करवा रहे हैं, क्योंकि रोड वाला रूट तो बंद है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। ठीक है सर। अब मुद्दा ये है, ये वही पीओजेके की आवाम है जिसको आईएसआई का ब्लूप्रिंट पता है, दौरा ए आम और दौरा ए खास। तो इनके साथ अगर पाकिस्तान की फौज भिड़ रही है, तो आप खुदा ना खास्ता अगर इनके हाथ हथियार लग गए, अगर हथियार लग गए, बलूचिस्तान से बंदोबस्त हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बंदोबस्त कर दिया, आपकी लोकल मार्केट्स हैं दर्रा में किसी ने बल्क ऑर्डर में AK-47 बनवा ली, M16 बनवा ली, पिस्तौलें बनवा ली, और यहां पे इंफिल्ट्रेट करा के किसी ना किसी तरीके से असला बारूद पहुंचा दिया, तो ये फिर वे फाइट नहीं होगी, ये फिर प्रॉपर टू वे फाइट होगी। ये मीरपुरी तो जाने जाते हैं इसके लिए। इन्होंने ही तो 1947 में हमला किया था स्टेट फोर्सेस के ऊपर। इन्होंने ही तो कत्लेआम किए थे। इन्होंने आपके मीरपुर कोटली में जो हिंदू सिखों के कत्लेआम हुए थे वो भी इन्होंने ही किए थे। और आपके अपनी कंपनी जो थी वो जो स्टेट फोर्सेस में ही ये आपके ये पुंछी मीरपुरियों ने अपने जो कुलीग्स थे गोरखा उनको मार डाला था। ये सारे काम इनके किए हुए हैं। और ये जो है ये तो आपके जितने ग्रूमिंग गैंग हैं आपके ब्रिटेन में सारे मीरपुरी पाकिस्तानी, हैं। हाँ मीरपुरी, पाकिस्तानी नहीं, मीरपुरी हैं। मीरपुरी, हाँ हाँ, मीरपुरी, मीरपुरी है। तो ये कोई दूध के धुले हैं क्या? तो आपस में लड़ने दो, हमें क्या है, हम तो पॉपकॉर्न खाएंगे। मैं तो कह रहा हूं पॉपकॉर्न जब तक चले चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या होगा। लेकिन बाई मेरा चांस इसमें यही है 1%, कि ये जो है ना ये हमको पॉपकॉर्न खाते नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि हम भी इन्वॉल्व हो तो फिर कुछ कोई एक टेरर अटैक या कुछ पहलगाम जैसा फिर कुछ करा के और करेंगे कि साहब कि हम जो है वो दुनिया के सामने खड़े होकर कहें कि ये सारा का सारा जो है हिंदुस्तान करा रहा था, देखिए हमने पहले ही कहा। ANI का एक पॉडकास्ट आया था, उसमें एक हम्म, जेंटलमैन है जिन्होंने खुलासा किया है कि हम्म, कांग्रेस और आईएसआई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर रही थी। वहां शिवराज पाटिल अलग से 2 घंटे लेट एनएसजी को लेके गया। तो गॉड नोज क्या था क्या नहीं था। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, एनआईए सीबीआई शुड अगेन reopen investigations and interrogate all these ministers including चिदम्बरम।
कि भाई असलियत तो और बताओ डिटेल में। एंड मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर गलती से इंडिया ने अगर इन्हें एंटरटेन किया, मतलब वो जो लेटर नहीं लिखा था 61 हिंदुस्तानियों ने, बाकी बैलेंस पाकिस्तानियों ने, है ना, कि ये दरवाजे खुल जाने चाहिए, ट्रेड बरकरार हो जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती पीस के बारे में नहीं बात कर रही हूं, ये ट्रेड चालू होनी चाहिए। घर की तिजोरियां खाली हो रही है ना सर, अभी कोई धंधा पानी है नहीं। अरे अब ट्रेड ट्रेड सेंटर नहीं चालू बना रहा होनी है जो बना रहा चाहिए, है। इधर से सेव जाने चाहिए, उधर से हथियार आने चाहिए। तो ये होने नहीं वाला है सर, ये नहीं होगा। और हमें अपनी इकोनॉमी प्यारी है, हमें अपनी डेवलपमेंट प्यारी है। जिस तरीके से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है प्रोग्रेस का, हमने गलती से इनका हाथ पकड़ लिया। अभी तो ये पप्पी झप्पी कर लेंगे, जनाब जनाब क्या बात है, बल्ले बल्ले ये वो। और अचानक से एक दिन सुबह उठेंगे और बोलेंगे हमें अब हिंदुस्तान और ये पीओजेके का जो कश्मीर है, ये इकट्ठा इंडिपेंडेंट चाहिए, ऑटोनॉमस, अलग, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी। ये यही हरकत करेंगे, और मैं लिख के दे रहा हूं कि यही प्लान है इनका। ठीक है सर। और जितने भी तरफदारी कर रहे थे ना, मतलब दुल्लत, एएस दुल्लत, आई एम शॉक्ड। और वो, एंड ही इज राइटिंग अ बुक इन कोलैबोरेशन विद एन आईएसआई ऑफिशियल। मतलब तुम अपने मुल्क के दुश्मन के साथ ही मिलके बोल रहे हो भाई ये किताब लिखते मिलके, हद हो गई यार। मतलब इनके फोन्स में +92 नंबर भरे पड़े हैं, ये बातें कर रहे हैं आपस में अक्रॉस द बॉर्डर। तो इनकी तफ्तीश होनी चाहिए। एंड इनका, अभी एक और चीज कनेक्टिंग द डॉट सर, राहुल गांधी ने अनाउंस किया है कि वो उमर अब्दुल्ला का हाथ पकड़ने वाला है, एंड ही इज गोइंग टू गो टू उमर अब्दुल्ला। एंड फिर ये मार्च करने वाले हैं टुवर्ड्स लाइन ऑफ कंट्रोल, इन्हें गले मिलने। वहां पे लेफ्टिस्ट अरुंधति रॉय बोल रही है J&K इज नॉट ऑफ इंडिया। तो पता नहीं इनके प्लान है क्या, और वो चीन से सैफुद्दीन अलग सूद से भी तो बोल रहा है रिश्तेदारियां ना कि डाल के हमें रखी है इन्होंने। 370 हटाना है, हमको नया कश्मीर बनाना है हमको। तो सर नया मतलब अब ये बोल रहे 2004 से लेके 2008 के बीच तब जो नेगोशिएशन चल रही थी वो रिज्यूम की जाए, क्योंकि इन्हें इंडिपेंडेंट रीजन चाहिए अपना। और ये होते कौन है इंडिपेंडेंट रीजन मांगने वाले? इनका इनका असली बाप तो महाराजा हरि सिंह था, जिसको ये धोखा दे गए। तो जब तक ये 26 अक्टूबर 1947 की तारीख वाला जो मैप है, अगर उसे नहीं कबूल करेंगे तो ये इंडिया के साथ कभी भी शामिल नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। अच्छा ये तो चलिए, ये यहाँ का तो हालात जो है सो है, लेकिन बलूचिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस, और उन्होंने सर ऑफिशियली अपना लॉन्च कर दिया जो है वो आपके चुक्के बलोचानी, जो उनका नेशनल एंथम है। अभी मैं देख रहा था, अनाउंसमेंट हुआ उनकी तरफ से कि साहब कि ये जो हमारा नेशनल सेंसस है वो अब रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान कंडक्ट करेगी, कि अभी तक पाकिस्तान की जो नेशनल सेंसस होती है उसमें बलोचों की संख्या जानबूझ के कम बताई जाती है, 15 मिलियन बताई जाती है, जबकि हम 60 मिलियन है। ये आज उनकी तरफ से, जो उनके स्पोक्समैन है मीर यार बलोच, उनकी तरफ से ये ऑफिशियली जारी हुआ है कि भाई नेशनल सेंसस बलूचिस्तान का वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कंडक्ट करेगी, जो कि उसने अपना अस्तित्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। बेसिकली सर 44% का 85% इलाका, 44% हम्म। का 85% इज अंडर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मैं हम्म। तो बलूच आर्मी बोलता हूं अब। वो तो BRAS है, उसमें BLA BS BLF BLF भी हाँ, है, BLA भी है, मिलकर बीआरजी ये भी है। हाँ, BRG भी है। तो ये बेसिकली सर बलूचिस्तान है 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का वर्ग इसका इलाका है।
जी। इट कॉन्स्टिट्यूट्स राजस्थान से बड़ा है। 44%। राजस्थान 3,32,000 है। हाँ, तो आप सोचे, तो ये 3,47,000 है, और 44% ऑफ पाकिस्तान की पूरी लैंड मैस। ठीक है सर, 16 मिलियन यहां की पॉपुलेशन है। ठीक है, और यहां पे आप देखिए किन किन मुल्कों के साथ ये लगा हुआ इलाका। ईरान के साथ लगा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, समुद्री तट इसके साथ लगा हुआ है, और अब ये पाकिस्तान के साथ भी सटा हुआ है। बिकॉज मैं तो अब इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान को देखता हूं अब अपनी नजर। अब इनके पास ऐसा क्या है, इनके पास नेचुरल गैस है, जो कि अब पाकिस्तान में अनअफोर्डेबल हो जाएगी जब ये अलग होंगे। कॉपर, गोल्ड, कोल, और भी जो अन्य इनके पास मिनरल्स हैं। ठीक है सर, फिर रेकोड, मतलब इनका सबसे बड़ा कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट वाला इलाका रेकोडिक। ठीक है सर, तो ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, आप सोचो कि चाइना अलग से बोलेगा पाकिस्तान को छोड़ो, बलूचिस्तान से ही कॉरिडोर निकाल दो, और थ्रू सी पूरा का पूरा ट्रेड सीपेक के तौर पे अब यहां पे होगा। मतलब सीबीईसी होगा ये, चाइना बलूचिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी बैक, पैक की जगह बी आ जाएगा। और ग्वादर पोर्ट सबसे क्रिटिकल एरिया होगा इस पूरे इलाके में। कराची पूरा साइड लाइन हो जाएगा। कराची पे जितना भी ट्रैफिक आता था, आप सोचे सर कि ये कितनी रिसोर्सेज चोरी कर करके बलूचिस्तान से, कराची पोर्ट से बाहर भेज रहा था, और बलूच के लोगों को कख नहीं मिला। ना हाईवे से कनेक्टिविटी, ना रोड बनी वहां पे, ना बिजलियां पहुंचाई। जो पुराने पुराने गांव थे इंडिपेंडेंस डेज से, उनको इन्होंने हाईवे से भी कट ऑफ कर दिया, और वो आज की तारीख में वो बने बनाई घर जो हैं वो वीरान है आज की तारीख में बलूचिस्तान में। बिल्कुल ही एलियनेट कर दिया इन्होंने। ना वहां पानी पीने की फैसिलिटी, ना वहां बिजली, ना वहां कोई गाड़ियां चल सकती हैं इर्द गिर्द सिवाय हाईवे के। हाईवे पे आपने बैरियर लगा दिए दाएं बाएं, तो मवेशी ना सड़क के उस पार जा सकते, ना इस साइड आ सकते। तो क्यों नहीं आईईडी के हमले करेंगे ये लोग? क्यों नहीं ये जो कलवटे हैं उनको बर्बाद करेंगे ये लोग? आपने तो सब कुछ डिनाई करके रखा है इनको। तो सर, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने सिविलियंस को सब कुछ डिनाई किया, तरक्की डिनाई की, पैसे चोरी किए। अभी भी जो बजट एक हफ्ता लेट लेट किया है, पाकिस्तान आर्मी ने लेट करवाया। खुद की तनख्वाहें 25% बढ़वा ली सबकी। आम इंसान पाकिस्तान का, जिसके पास आज की तारीख में नौकरी भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है, उसका क्या है? तो सर देखें, जब तक पाकिस्तान के लोग खुद नहीं उठेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आरजू काजमी जी की भी एक अभी देख रहा था कल न्यूज पे, यौरव सावंत के साथ। उसने तो खुद बोला है कि पाकिस्तानी अवाम अभी इतनी बुज़दिल हो चुकी है, या फिर इतना डर चुकी है, जिस तरीके से और बेरहमी से ये लोगों को मार रहे हैं सड़कों पे। कहते कोई प्रोटेस्ट में आवाज ही नहीं उठाना चाहता, कोई घर से बाहर आना ही नहीं चाहता। कहते किस हक की लड़ाई मतलब लड़े ये लोग? कहते कि दे मतलब पाकिस्तान की अवाम तो कह रही है कि यार दूध और रोटी मांगने के लिए अगर बदले में गोली मिल रही है खाने को, तो कौन बेवकूफ है जो सड़कों पे जाके मांगेगा? अब शुरू होगी सर चोरी चकारी, लॉलेसनेस, वायलेंस। पुलिस की चौकियों को स्पेसिफिकली टारगेट कर करके मारा जाएगा। लोकल गैंग्स बनेंगी। फिर हर एक का इंडिपेंडेंट इलाका होगा गैंग्स का, जहां पे ये लोग नहीं जा सकते हैं। वो तो पहले से भी है, लियारी में हमने देखा ना जो हालत थे इनके। तो आज भी इनके कई इलाके हैं इंटरनली जहां पे कोई इंसान ऐसे नहीं घूम सकता।
तो सर देखे, मैं जहां तक मुझे लग रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका का मेल है, बलूचिस्तान को चाइना ही इंडिपेंडेंट करवाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करके और उसके साथ डील पक्की करके। और अगर टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया को कुछ करना है, तो सर देखे, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई और न्यूक्लियर ब्लफ, मतलब यू कैन नॉट यूज न्यूक्लियर अगेंस्ट अ न्यूक्लियर कंट्री, सीधी सी बात है। अब ये वर्ल्ड वॉर 2 तो चला गया, वो जमाना खत्म हो गया। तो आज की तारीख में अगर किसी भी मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन भी यूज किया फॉर इट्स ओन सर्वाइवल और अदरवाइज, उसको वैसी दुनिया बॉयकॉट कर देगी कि भाई तुमने परमाणु बम इस्तेमाल कर कैसे लिया। एंड अगर कर भी लिया, तो कौन सा मुल्क है जो जबरदस्ती लड़ाई लड़ने को आएगा इनके पास कि तुमने परमाणु बम गिराया, मैं आ रहा हूं तुमसे लड़ने। तो वाई वुड अ कंट्री गेट इन्वॉल्व इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर नो रीजन? दैट इज माय क्वेश्चन, कि इज इट वर्थ इट कि किसी की लड़ाई में खुद शामिल होना? तो वो होने नहीं वाला है सर। तो इट इज अ डेड एंड। ये पाकिस्तान आर्मी अवाम को, खासकर इनके लीडरों को खरीद लेगी, इनको वेल्थ ऑफर करेंगे, इनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू शेयरिंग के ऑफर्स दिए जाएंगे, इनको मैनिपुलेट किया जाएगा, इनको ब्लैकमेल भी किया जाएगा बंदूक की नोक पे। और मोमेंटम तो तब होता जब 16 जुलाई को असल में लोग इकट्ठे होके आते। अब वो मोमेंटम एक हफ्ते के समय में टूट जाएगा और ये प्योर प्योर ब्लैकआउट होगा। और लोगों के पास दिन प्रतिदिन, अभी तो दूध नहीं है, राशन कम हो रहा है, बिजली नहीं है, तो लोग कब तक सस्टेन कर लेंगे ये लड़ाई? इतना मैं बता रहा हूं सर, सिनेरियो क्या होगा। पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि क्या क्या डिमांडें हैं, पर डिस्ट्रिक्ट जैसे तैसे इनको राशन मुहैया कराया जाएगा, इनको फिर बिजली प्रोवाइड की जाएगी थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स, इनसे जो बिल हैं इनके माफ कर दिए जाएंगे, जो आउटस्टैंडिंग बिल थे इनके। ऐसे कर करके ये पब्लिक को बिल्कुल चुप करा के शांत बिठाने वाले हैं। और हम्म। डर्टी गेम प्ले तो तब होगा जब इनके पास हथियार कहीं ना कहीं से आएंगे। अब वो मैं विस्तार में नहीं बताना चाहता कि वो हथियार क्या होंगे, या ड्रोन होंगे, या क्या होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है। आईईडी ये बना सकते हैं, दौराए आम और दौराए खास ये इसके पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। आईएसआई का माइंडसेट और ब्लूप्रिंट ट्रेनिंग का इन्हें पता है, क्योंकि लॉन्च पैड ही यहां पे स्थित है। तो अब इन्हें अक्ल आ रही है कि हमारे नौजवानों को मरवा दिया हाथ में AK-47 पकड़वा के। तो कम से कम इन्हें ये तो रियलाइज हुआ कि इनका इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोचें कि यही हथियारों का रुख इनके खिलाफ हो गया, फिर ये क्या करने वाले हैं? कहां भागेंगे, कहां छुपने वाले हैं? और आप इलाका देखें, ये जो माउंटेनियस इलाका है, माउंटेन्स में सर मेन होता है जो इसका ज्योग्राफिकल फीचर है। ठीक है, यहां पे मैन्यूवरेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है पहाड़ों में, तो यहां छुपने की जगह एक पॉइंट तक तो मिलेगी। पर अगर आपको आपका घेरा डाल लिया या रास्ता रोक दिया, तो बचने की संभावना नहीं है, वेरी लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो माउंटेन वॉरफेयर में एक तो टेरेन का एडवांटेज होगा इनको, जो ये लोकल हैं। लॉजिस्टिक्स का चैलेंज रहेगा, ठीक है सर, कि सामान कहां से प्रोवाइड करेंगे, खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं है, तो हाउ विल दे प्रोलॉन्ग? ये लड़ाई कितनी लंबी खींच सकते हैं, अगर खींचेंगे भी? प्रैक्टिकली देखें ना, एक इंसान 72 घंटे तक तो लड़ सकता है, उसके बाद उसे रोटी भी चाहिए, उसे आराम भी चाहिए, उसे रिसोर्सेज भी चाहिए। तो ये जो पोस्चर है पब्लिक का, ये अभी सरेंडरिंग वाला पोस्चर आ चुका है। ये जो मान गए हैं कि एक हफ्ता पोस्टपोन करना है,
मींस कहीं ना कहीं ये बातों में प्रेशर में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं हां में हां मिलाई जा रही है, और ये जो मोमेंटम था ये अब टूट चुका है। ये एक हफ्ते में ये पूरी मूवमेंट का मोमेंटम खत्म हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और एक जी। जॉइंट स्टेटमेंट आएगी और उसके बाद सबको तसल्ली हो जाएगी कि भाई इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो अच्छा, इधर अब ये है सर। इनको जो है वो बड़ी उम्मीद है कि साहब अगर ये भारत को इन्वॉल्व करेंगे तो ट्रम्प अंकल जो है उनके मदद को आ जाएंगे, और जिस तरह से पिछली बार उन्होंने कहा कि साहब ऑफ सिंदूर में हमने मीडिएशन करके रुकवाया है तो फिर से रुकवा लेंगे, तो अगर हम कुछ करेंगे भी तो इंडिया मारेगा भी तो वो बचा लेंगे हम। तो मैं ये आपके पॉसिबल है चैनल क्या पे कि ये बात ट्रम्प बोलना अंकल जो नहीं है वो चाहता। अभी फंसे हुए हैं बुरी तरह से मिडिल ईस्ट में, और बाकी अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम से भी फंसे हुए हैं, और और भी कुछ कर रहे होंगे, कहीं कोई ग्रीनलैंड वगैरह में कुछ प्लान कर रहे होंगे। क्यूबा का ऑफेंसिव, ग्राउंड ऑफेंसिव का प्लानिंग चल रहा है यूएसए का सर, वो इट इज वेरी ऑक्यूपाइड। पर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक सवाल करना चाहता हूं, जो आवाम सुन रही है, देख रही है। कितना मुश्किल है हिंदुस्तान को टू प्रोवाइड द टूल्स फॉर इंक्रीजिंग द मोमेंटम ऑफ द फाइट। ये जो इनका जो लड़ाई चल रही है, कितना मुश्किल होगा भारत को वो सामान पहुंचाने में इनके हाथों में, कि ये पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और भी मजबूती के साथ इनको काउंटर कर सके। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं सर, ये आपस में खून खराबा होगा इनके, आतंकी तंजीमें आपस में लड़ेंगी अब, कई साइड लेंगे पीओजेके के लोगों की, और वो आपस में, वो आतंकी तंजीमें जो पाकिस्तान मिलिट्री की साइड ले रही है, ये आपस में भिड़ेंगे, आपस में हथियार छीने जाएंगे, चोरियां की जाएंगी एम्युनिशन की। और बीच में अगर जलते हुए आग में किसी ने पेट्रोल डालना है तो आपको पता ही है कितना आसान है। इंडिया के लिए भी आसान है, चाइना भी सी पैक के बदले बदला लेने के लिए जो धोखा हुआ है उसके साथ, वो भी कितनी आसानी से आग के अंदर घी डाल सकता है। इट विल नॉट टेक मच एफर्ट। आपने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना है और हथियार सामान आप एयर ड्रॉप कर दो। आपको एरोप्लेन की भी जरूरत नहीं अब तो। जैसे ये वेस्टर्न बॉर्डर पे कर रहे हैं ना, पंजाब के बॉर्डर पे ड्रोन से, तो फिर ड्रोन ड्रोन चाइना भी खेलेगा, इंडिया भी खेल सकता है ड्रोन ड्रोन। कितना मुश्किल है। तो सर, एंड मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मामला शांत होने लगा तो इसे एग्जैजरेट करवाया जाएगा। अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन करवाएगा, दैट इज अप टू द पीपल टू गेस एंड डिसाइड। पर ये अब चक्रव्यूह चलता रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई सेटलमेंट नहीं होने वाली। बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस अनाउंस कर ही रहा है, ठीक है सर। अगर मैं मास्टर स्ट्रोक अब होगा जब बलूचिस्तान को इंडिया पहले अनाउंस करे दैट ही रिकॉग्नाइज बलूचिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। अभी तो साथ अफगानिस्तान को में ही नहीं किया सर। नहीं, साथ में अफगानिस्तान भी अनाउंस करे कि भाई हम बलूचिस्तान को एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी मानते हैं, और वो करेगा। तालिबान विल डिक्लेयर बलूचिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट टेरिटरी। फिर क्या करेगा पाकिस्तान? ये तो पहले भारत मैं को कहता हूं अफगानिस्तान इंडिया को तो ने करना नहीं होगा नहीं साहब। कमेंट दिया सर। पहले भारत को अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करना होगा, अभी तक तो ऑफिशियली हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है ना। सर, जब लोहा गर्म होता है ना सर, तो मार का भी मजा अलग होता है। ये होगा, इकट्ठे होने होगा जो होगा। अभी तो एग्रीकल्चरल टूल्स दे रहे हैं ना हम, ट्रैक्टर दे रहे हैं, बीज बीजने का सामान दे रहे हैं। तो ये है कहानी। जो फोटोज लोगों ने देखी, तो ऐसे लग रहा था कि ट्रकों के पीछे वो लंबे लंबे कारपेट जैसे रोल्स क्या हैं, कोई कह रहा है मैनपैड है, कोई कह रहा है मिसाइलें हैं। तो कुछ भी हो सकता है।
पर मैं इतना जानता हूं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट दिया है इंडिया ने। अब वहां पे खेती बाड़ी भी होगी, वहां का पानी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, सलमा डैम का। तो बाकी सारे मुल्क इर्द गिर्द तरक्की कर रहे हैं। बस खुदा ना खास्ता कोई खुर्रमशहर या सजिल मिसाइल इस्लामाबाद के ऊपर ना आ जाए। जब अमेरिका का मूड किया ना अभी सर की ग्राउंड ऑफेंसिव करना है, तो ये किसको घसीट के लेके जाएंगे? पाकिस्तान आर्मी को। जो इनके जो एयर बेसेस हैं, शमशी एयर बेस है जो, वहां पे अभी कौन डिप्लॉयड है? अमेरिकन एयरफोर्स, उसके ड्रोन्स भी वहां पे तो डिप्लॉयड। शमशी एयरबेस तो बलूचिस्तान में ही है ना? हाँ, बलूचिस्तान में है। उसको टच नहीं किया इन्होंने अभी तक, नॉट टच्ड इट। तो आप समझ जाओ कि वहां पे कौन बैठा है। पाकिस्तान नहीं होते तो कब का निपटा देते। तो क्या पता अमेरिकन डीप स्टेट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, कि भाई तो आप ये बलूचिस्तान बताएं को। मुझे है कि अगर इनको वाकई हम्म, अमेरिका में, जो आपने सबसे पहले कहा था, याद कीजिए, जब हम हमारे साथ में पहला या दूसरा आपका जो डायलॉग था, उसमें आपने कहा था कि भाई रिजीम चेंज के लिए बलोच को और कोर्स को दोनों को एक्टिवेट करना है, और इसके लिए प्लान बना रखा है अमेरिका ने। वो तो एक्टिवेट हुआ नहीं, वो तो पाकिस्तानियों के साथ बेड में चले गए। पाकिस्तानियों के साथ बेड में जाने का मतलब, तो पाकिस्तान तो किसी भी तरह से बलोच के ऊपर तो कोई किसी तरह का उनका लिवरेज है नहीं, तो वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अब ईरान से फिर से झगड़ा हो गया है, और अब क्या आगे करना चाहते हैं? इसमें तो सर एक ही ईरान तरीका के है कि भाई साथ। आप कुर्दिस्तान आजाद करो, बलोचिस्तान आजाद करो, और उसके बाद फिर उनको इन्वॉल्व करो, तब तो वो इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार बलोचिस्तान का एक पार्ट तो ईरान में भी है ना। हम्म, बिल्कुल सर। मैं एक ही चीज कह रहा हूं सर, कि जब 82nd एयरबॉर्न डिवीजन मोबिलाइज होती है अमेरिकन आर्मी की, इट इज अ वेरी बिग डील। ये ऐतिहासिक डिवीजन है 82nd एयरबॉर्न, जिसके पास सबसे लेटेस्ट अत्याधुनिक वेपन्स और ट्रेनिंग मुहैया कराई हुई है। इनका काम ही वो है कि इन द मिडल ऑफ केओस ये मैदान में उतरें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। और वही हो रहा है। मैं फेब्रवरी आर्टिकल लिखता आ रहा हूं दैट अमेरिका इज ऑफरिंग अ टैक्टिकल मिलिट्री बेट इन द नेम ऑफ सीज फायर टॉक्स। वो तैयारी इतनी पुख्ता कर रहा है कि देयर विल बी नो स्कोप ऑफ एरर लेफ्ट। तो अब जिस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, अब सर 500 मिसाइलें आ रही हैं अमेरिका की इन वन गो, 200। इजराइल अभी शांत बैठा है। इजराइल तो बोल रहा है अमेरिका को, मतलब अभी तक ईरान ने इजराइल की ओर नहीं मिसाइल फायर की है। वो कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी, ये आसपास ही इर्द गिर्द ही लगा हुआ है, क्योंकि उसकी भी क्षमता और लॉन्चर्स की लिमिटेशन आ चुकी है। और इजराइल बैठा है कि एक बार गलती से हां बोल दो, कहते कि ये डिसाइसिव एयर स्ट्राइक होगी। तो आप समझ जाओ सर कि अमेरिका ने कितना ज्यादा ईरान को कमजोर कर दिया है, कि अब इजराइल दावे के साथ बोल रहा है कि अगर अब इजराइल हमला करेगा तो वो डिसाइसिव ही करेगा, आर या पार। न्यूक मारेगा। नहीं, न्यूक नहीं मारेगा, डर्टी बॉम्ब यूज करेगा। डर्टी बॉम्ब यूज कर सकता है। इनके सर डीसैलिनेशन प्लांट बर्बाद किए जाएंगे, इनका पानी रोक दिया जाएगा, इनकी बिजली गायब कर दी जाएगी। वहां से पब्लिक 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, मैं कह रहा हूं 1 महीना, जब इनके टॉयलेट बाथरूम भी क्लॉग हो गए, इनकी बिल्डिंग्स के ऊपर की वाटर टैंक्स खाली हो चुकी हैं, इनकी मार्केट्स में राशन उठ चुका है शेल्फों से, पानी पीने की बूंद नहीं है, तो मरता क्या नहीं करता, दे विल लीव तेहरान,
दे विल वॉक आउट ऑफ तेहरान। और जब एक्सोडस शुरू होगा, जब विजुअल्स आने लगेंगे दैट people from Tehran are exiting Tehran, they are proceeding towards the border, जब ये स्थिति होगी तब अमेरिकन फोर्सेस ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए अपने फाइनल तैयारी में उतरेंगी। सर, लड़ाई मतलब वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। आप घर पे बैठे बैठे बटन दबा रहे हो कि झंडा कोई मशीन उठाएगी, नहीं हो सकता। अंत में इन्फेंट्री सोल्जर को उतरना ही पड़ेगा मैदान में, जो रूस कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। ऊपर से मैंने आपको क्या बोला था, सारी की सारी हवाई पट्टियों को बर्बाद करना पड़ेगा ताकि रूस और चीन का कोई भी एयरक्राफ्ट ईरान में लैंड ना कर सके और कोई सामान ना मुहैया करा सके। तो इनकी लैंडिंग स्ट्रिप्स बर्बाद होंगी, इनके जितने भी बंदरगाह हैं वो बर्बाद होंगे, इनके डिसैलिनेशन प्लांट बर्बाद होंगे, इनके बैकअप जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया जाएगा, इनके की क्रिटिकल ब्रिजेस बर्बाद किए जाएंगे जहां से इनकी मिलिट्री की रीइंफोर्समेंट आ सकती है। तो फोर्दो, इस्फाहान, नतांज के इर्द गिर्द जो भी रास्ते हैं जहां से इनकी फौजें आ सकती हैं, उन पूरे रास्तों को क्रिटिकल पॉइंट्स पे बर्बाद कर दिया जाएगा ताकि मूवमेंट ही ना हो सके। फिर एयरबॉर्न डिवीजन यहां उतरेगी और अपना ऑपरेशंस वहां पे कैरी आउट करेगी। पर मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि ये यूरेनियम नहीं निकाल पाएंगे। यूरेनियम को अंदर ही अंदर दफना जरूर देंगे, पर उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन। और ये तब हो सकता है जब डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए ये क्या करेंगे, सारी की सारी ईरान के इर्द गिर्द हवाई पट्टियों को बर्बाद कर देना ताकि कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड ना कर सके। नो फ्लाई जोन घोषित करेंगे ये, जैसे बगदाद के ऊपर किया था, नो फ्लाई जोन था वो, रेड जोन। तो उधर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं जो भी दिखेगा मार दिया जाएगा। फिर एंटी एयर डिफेंसेस ये अपना इंस्टॉल करेंगे एयर ड्रॉप करके। मैन पैड्स अमेरिकन विल यूज जब ये लैंड करेंगे वहां पे। तो मैं आपको बता रहा हूं सर, ये तेहरान के बीचों बीच नहीं लैंड करेंगे, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास ही ऑपरेशंस होंगे जो इन मुद्दा है। तेहरान को ये कट ऑफ करेंगे। ज्यों ज्यों इन्हें सैटेलाइट फीड से दिखेगा कि रीइंफोर्समेंट हो रही है, बंदे मूव कर रहे हैं, रात को तो बहुत ही आसान है थर्मल इमेजिंग, इट इज लाइक अ ट्रीट, ये तो आराम से मारे जाएंगे। और दिन में अगर हरकत की तो वैसे ही दे विल बी एंगेज्ड। तो सर, ये सिटी के अंदर नहीं जाने वाले हैं, तेहरान के अंदर हवाई बॉम्बिंग होगी, तेहरान को चोक किया जाएगा और वहां से जब तक लोग बाहर निकल सकते हैं निकलेंगे। अब टॉप लीडरशिप कैसे एस्केप करेगी? टॉप लीडरशिप विल एस्केप फ्रॉम अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क, जो 20-20, 25-25 किलोमीटर आउटसाइड ऑफ ईरान दूसरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके निकलेगा। ये अंडरग्राउंड वाले रास्ते से एस्केप करेंगे, ये अपना भेस बदलेंगे, ये हो सके तो बुरखे में भी घूम सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। अल-तकिया में माहिर है ईरानियन जितने भी हैं, तो अल-तकिया के नाम पे ये कोई भी भेस रूप, जो भी स्टेटमेंट देनी है, झूठ बोलो, ये वही कर रहे हैं, वही चलता आ रहा है, अल-तकिया ही चल रहा है, ना कोई सच बोल रहा है, और झूठ तो वैसे ही झूठ। तो ये क्या पीस ट्रीटी का मानेंगे? मोसाइक डॉक्ट्रिन इन प्लेस है, ठीक है, गालिबफ की कोई बात सुन नहीं रहा है ना, पेजिश्किया की कोई बात सुन नहीं रहा है। ये नाम के लीडर बिठा के रखे ऊपर कि यू आर द फेस, पॉलिटिकल फेस। अंदर तो 31 जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर हैं आईआरजीसी के, वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी, वही तो बटन दबा रहे हैं अलग अलग, वही तो मिसाइलें दाग रहे हैं, तो उनपे तो किसी ने रोक नहीं लगाई। और क्या 100% गारंटी है कि सब 31 के 31 आईआरजीसी के, मतलब इन 31 में से मैं कहता हूं 10 डिफेक्ट कर गए, 15 डिफेक्ट कर गए कि नहीं हम अमेरिका के साथ शामिल हो रहे हैं।
बाकी तो कट्टर लड़ाई लड़ेंगे ना सर। मोसुल और फलूजा की लड़ाई दो दो मतलब 1 साल से ऊपर तक एक्सटेंड हो गई थी। मतलब सोसाइटीज के अंडरग्राउंड नेटवर्क्स खोद खोद के एक जगह से हमला करके दूसरी सोसाइटी के चौथे माले पे पहुंच जाते थे ये 10 मिनट में। फोर्सेस को पता ही नहीं चल रहा था अमेरिकन और इराकी फोर्सेस को फायर कहां से आया, और अगर फायर यहां से आया तो जब बिल्डिंग में जाते तो कोई था ही नहीं। तो ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क की जो लड़ाई है, ये नॉर्थ कोरिया ने आईआरजीसी को एनेबल किया, आईआरजीसी ने हमास को एनेबल किया, हमास ने फिर हिजबुल्ला को भी बोला तुम भी अंडरग्राउंड नेटवर्क बना लो। और सरप्राइज पैकेज, अभी कोई यमन में किसी ने पैर नहीं रखा है। यमन में जब आप उतरोगे वहां पे खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अंडरग्राउंड भी मिलेगा, ओवरग्राउंड भी मिलेगा, तट के इलाकों में भी मिलेगा, हर जगह इट विल बी फ्लडेड विद वेपन्स ओनली। और वो मारेंगे पाकिस्तानियों को बॉर्डर पे सऊदी अरब के खिलाफ, क्योंकि शिया मुल्क है यमन, शिया मुल्क है ईरान, और 13 जो आतंकी तंजीमें हैं शिया की, वो रेजिस्टेंस करेंगी, लड़ाई लड़ेंगी। और इनका सबसे ज्यादा मैन पावर मैं बताऊं सर कहां से आने वाला है? इराक से। ऑलमोस्ट 50% इराकीज विल पिक अप आर्म्स एंड वो बदला लेंगे अमेरिका से डेजर्ट स्टॉर्म का। क्योंकि जो खुद का मुल्क होता है ना, खुद का ही होता है। घाव अभी भी इराकियों के दिल में है। जो 10 साल अमरीकियों ने वहां पे राज किया सद्दाम हुसैन को मारने के बाद भी, कैप्चर करने के बाद, तो जिस तरीके से दबाए गए, बाथ पार्टी के लोग मारे गए, उनकी फैमिलियां गायब कर दी गई, अब उनके बच्चे, रिश्तेदार, पोते नाते सब बड़े हो गए हैं, वो तो बदले के लिए बैठेंगे ही। जी। तो सर ये नहीं तो अभी केओस फैलेगा। अमेरिका जो है वो क्यूबा में, जो आप कह रहे हैं ना कि क्यूबा में उनकी ग्राउंड फोर्सेस के लिए तैयार है, तो क्यूबा में तो कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं होगा, छोटे ऑपरेशन से ही सर काम चल देखें, जाएगा। आज भी खबर आई थी फ्रंट पेज पे कि क्यूबा में बिजली नहीं थी। तो बेसिकली क्यूबा के लिए जो भी शिप्स तेल लेके जा रही हैं, अमेरिका नहीं लेके जाने दे रहा। वो हॉर्मुज में ही रोक रहा है सबको, खासकर जो क्यूबा बाउंड शिप्स हैं। कह रहे तुम यहां नहीं जाओगे, दे आर डाइवर्टिंग देम टू यूएस। कहते तुम वहां पे तेल खाली करोगे और वहां से गायब हो जाओ। तो क्यूबा को कुछ नहीं मिल रहा है ऊपर से। सर देखिए, क्यूबा इज द हब फॉर रशियन मिलिट्री का गढ़, केजीबी का गढ़ है वो। द नियरेस्ट आउटपोस्ट फॉर केजीबी अगेंस्ट अमेरिका इज क्यूबा। क्यूबा से फ्लोरिडा पहुंचने में कितनी देर लगती है? महज 1 आध घंटे में आप फ्लोरिडा के कोस्ट पे पहुंच सकते हो, सदर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। तो आप समझ लें सर कितनी नजदीकी है आज की तारीख में अगर केजीबी को एंटर करना यूएस से, उस इलाके से। मेक्सिको ले लीजिए, आज भी सीआईए के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कुछ इरानियंस मैनपैड्स को डिसअसेंबल्ड तरीके से मेक्सिको से इन्फिल्ट्रेट करके टेक्सास के अंदर इन्होंने ये मैनपैड्स को स्मगल किया है, जो एक एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं। और ये इनको नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं यूएसए में कि कौन है, कहां पे है, किधर है। और अब डोनाल्ड ट्रंप घबरा घबरा के अपना कतर का दिया हुआ एयरफोर्स वन बदली कर रहा है, अपना पुराना वाला एयरफोर्स वन में बैठ रहा है। यूएसए से टेक ऑफ हो रहा है तो ट्रांसपॉन्डर ऑफ होते हुए टेक ऑफ हो रहा है, ट्रांसपॉन्डर ये यूरोप के ऊपर जाके ऑन हो रहा है। ये स्थिति हुई हुई आज यूएसए में। इन्हें पता ही नहीं है कि कितने ईरानियंस अंदर घुस चुके हैं। और मैं दर्शकों को बोल रहा हूं, आप गूगल करिए, जो जो रिपोर्ट्स आई थी कि इतने ईरानियन इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं मेक्सिको के बॉर्डर से विद वेपन सिस्टम्स। और अब बात हो रही है कि
ईरान ने दावे से बोला है छाती ठोक के कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनका नंबर 1 टारगेट है। दैट मीन्स कि ये जो ईरानियन घुसे हैं मेक्सिको से अमेरिका के अंदर वाया टेक्सास, अब वो कितने नजदीक है अपने मुकाम को अंजाम देने के लिए कि अब ईरान दावे से ठोक के छाती ठोक के बोल रहा है कि अब अगला प्रेसिडेंट ट्रंप को हम टारगेट करेंगे। मतलब आप पीस टॉक्स की बात कर रहे हो, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं यूरेनियम को लेके और भी पॉइंट्स को लेके, सैंक्शंस को लेके, पर साथ ही साथ ईरान स्टेटमेंट भी दे रहा है कि हमारा नंबर 1 टारगेट ट्रंप है। तो ये कौन सा ढोंग रच रहा है, ये कौन सा टाइम पास हो रहा है जिसमें अमेरिका दावा कर रहा है नहीं वी आर नेगोशिएटिंग विद ईरान, और ईरान वहां पे स्टेटमेंट दे रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को हम मारने वाले हैं, हमारा नंबर 1 टारगेट है। मैं जी अभी भी जी बता रहा हूं दर्शकों को सर, इट विल बिकम अगली। और ये तो टल गया था, ये फेज 1 था लड़ाई का। अब जाके अब तेल की कीमतें महंगी होने वाली हैं, अब इंडिया में लाइनें लगेंगी तेल को लेके। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकता है, मैं तो खरीदूंगा अगर मौका मिलेगा, तो मैं मैं तो खरीदी अभी से चले खरीदूंगा, ताकि कम से कम मेरा 500 किलोमीटर का मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच जाऊं। ठीक है सर, मैं पेट्रोल तो की खरीदी गाड़ी लूंगा तो एथेनॉल मार देगा, ठीक है, डीजल की लूंगा तो वैसे ही डीजल महंगा हो जाएगा। इससे अच्छा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, शांति से प्लग एंड प्ले। ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के इस आख्यान के लिए, और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेजर तूर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, वंदे मातरम सर।